Hello everyone. In this video we will cover exercise 1.3 of first chapter. We already did last a previous example for related this type of sums. So question is that prove that root 5 is irrational. हमने लास्ट लेक्चर में रूट 2 और रूट 3 का प्रूफ देखा था, बस सिमिलर उसी तरीके से करना है. अगर इरेशनल किसी नंबर को प्रूव करना है तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं. तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वो जो इरेशनल हमें प्रूव करने को बोला है उसका अपोजिट हम अज्यूम कर लेते हैं. सो स्टार्ट. सपोज रूट 5 is rational. Okay, so if root 5 is rational, then it will be in the form of a by b, okay, where b is not equal to 0 and HCF of AB is equal to 1. okay, अगर रूट 5 a by b के फॉर्म में होगा तो उसका HCF क्या हो जाएगा, AB is equal to 1. मीन्स इसको लिखना है तो a and b are को प्राइम. ओके, यानी उनका HCF क्या होता है, 1 से अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे. तो a इज इक्वल टू क्या होगा, रूट 5b होगा. so b को मैं वहाँ ले गया, a इज इक्वल टू रूट 5b. ना उसके बाद हमने क्या किया था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देन ए का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर. रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 एंड ओनली बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 5b स्क्वायर. मीन्स इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5b स्क्वायर. सिमिलरली 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5b स्क्वायर की जगह पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे ए स्क्वायर लिख सकते हैं. और जो थ्योरम हमने 1.3 देखा था उसमें था इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स ऑल्सो a. सो सिमिलरली 5 इज अ फैक्टर ऑफ a. ओके, तो ये हाफ सम हो गया, यानी कि हाफ हमने प्रूव कर लिया. सिमिलर पैटर्न पे यही जस्ट एग्जैक्टली कॉपी होगा सेकंड मेथड में. तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे 5 इज अ फैक्टर ऑफ एंड में क्या है, ए स्क्वायर की बात हो रही है. तो लेट अज्यूम ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जो नंबर होगा वही लेंगे हम. तो ए इज इक्वल टू 5 बट वेरिएबल अलग ले लेंगे 5. ओके, बाकी जो यहाँ पे की है वही प्रोसेस रिपीट होगी. स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो ए स्क्वायर हो जाएगा, सामने की साइड पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 एंड एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर. सो अब यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको हम 2 नाम दे देते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5b स्क्वायर, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. ए स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 5b स्क्वायर. सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एम स्क्वायर. यहाँ पे रीजन लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2. ओके, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 25 बाय 5 एम स्क्वायर. मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 5m स्क्वायर होगा. तो जो यहाँ पे आया था जिस तरह से ए स्क्वायर इज इक्वल 5b स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर. तो रिपीट करो प्रोसेस पूरा ही. 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5m square. okay, and 5 is a factor of 5m square की जगह पे क्या है यहाँ पे बेटा, b square. similarly 5 is a factor of b square, then 5 is a factor of b. means a और b का यहाँ पे a का भी फैक्टर 5 मिला, b का भी फैक्टर 5 मिला. जबकि हमारा स्टेटमेंट क्या था कि यहाँ पे दोनों का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए. पर इन दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से तो दोनों का फैक्टर क्या आ रहा है, HCF क्या आ रहा है, 5 आ रहा है. सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन. ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हम प्रूव करते हैं वही है. सो 5 इज, आप ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन लिखोगे तो भी.
बस मैं एक बार लिख देता हूँ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी, जो हमने प्रूव किया उसी के ऊपर से। तो सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन विथ आवर स्टेटमेंट। देन हैंस √5 is irrational and √5 is irrational। सिमिलर पैटर्न पे जैसे हमने √2 किया है, √3 किया है, √5, √7, √11 भी आ सकता है, यही पैटर्न पे होगा। आपको सिर्फ चेंज कहाँ करना है, यहाँ 5 है तो यहाँ पे जब दूसरा वेरिएबल लो तो 5m लो या कुछ और लो, यहाँ a/b को pq लेना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे अगर 11 हो तो यहाँ पे कुछ और 13 या 17 मत लेना, यहाँ पे जो नंबर है वो यही लेना पड़ता है प्रूफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल। ओके, सो हम क्या सपोज करेंगे पहले ही, लेट्स सपोज 3 + 2√5 इज रेशनल। ओके, हम क्या सपोज कर लेंगे उससे अपोजिट, इरेशनल की जगह पे रेशनल ले लेंगे। सो 3 + 2√5 रेशनल की डेफिनेशन से क्या होगा, यहाँ पे a/b फॉर्म में आ जाएगा कि वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें यहाँ पे बाइनोमियल जैसा दिया हो, ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि प्रीवियस जो हमने एग्जांपल्स किए थे, जो रूट वाली टर्म थी उसको आइसोलेट कर दिया था। तो यहीं पे वही करते हैं। आगे क्या होगा इसमें, 2√5 इज इक्वल टू क्या होगा, a/b -3 होगा, +3 को मैंने उस तरफ भेज दिया तो ये क्या होगा, a - 3b/b होगा, b × 3 यानी b और 1 का एलसीएम b आएगा। अब सिर्फ डायरेक्टली इतना याद रखो, b × 3 क्या होता है, 3b, a - 3b और नीचे b, सामने क्या है 2√5। तो √5 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a - 3b, ये जो 2 मल्टीप्लाई में सामने कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, √5 इज इक्वल टू a - 3b डिवाइडेड बाय 2b। ओके, सो इस इक्वेशन में अब देखो, यहाँ पे जो मैं यहीं से लिखता हूँ कि a - 3b/b है, उसमें a भी इंटीजर है, b भी, 3 और 2, ये जो सारे नंबर है ऑल आर क्या है, ऑल आर इंटीजर्स। सो इफ ऑल आर इंटीजर देन a - 3b/2b इज ऑल्सो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि p/q फॉर्म में है और सारे नंबर कैसे इंटीजर के फॉर्म में है। a - 3b/2b है, जो हमने अज्यूम किया था ये रेशनल नंबर है। बट लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, इरेशनल हो रहा है, एंड √5 इज इरेशनल, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता, और ये हम 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए कि √5 तो इरेशनल। तो एक साइड पे रेशनल नंबर, एक साइड पे सॉरी यहाँ पे रेशनल नंबर है और यहाँ पे इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। सो दैट्स व्हाई दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। ठीक है, तो आपको समझने के लिए, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन कई जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ था, बाय द कॉन्ट्राडिक्शन, और फिर बाद में जो प्रूव करना है वही लिख देते हैं। हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन थर्ड सिमिलरली है, जैसे हमने सेकंड किया उसी के ऊपर से है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। और क्वेश्चन थर्ड में 3 क्वेश्चन है, 1, 2 एंड 3 बैकवर्ड है। तो 1/√2 है पहला नंबर, 1/√2 को हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल। स्टार्ट तो वही से करेंगे जैसे हम हमेशा से करते हैं। सपोज 1/√2 इज रेशनल। ओके, सो 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। देन √2 को हम अकेला कर देंगे, बाकी नंबर को एक तरफ रख देंगे। b को इस तरफ ले आओ तो क्या होगा, b1 × b, a को नीचे लाओ और √2 को उसी के साथ क्रॉस कर लो। √2 को वहाँ भेज दिया, b यहाँ पे और a नीचे, तो √2 इज इक्वल टू क्या आया, b/a आया। अब देखो b/a तो क्या है, रेशनल नंबर है,
एंड √2 क्या है, इज इरेशनल नंबर। ओके, √2 इरेशनल नंबर, b/a कैसा है, रेशनल नंबर, तो ये क्या हो गया, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज द contradiction. Okay, hence 1/√2 is irrational. ओके, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही का वही है, सिमिलर टाइप से, तो 1/√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिमिलर से 7√5, सो सपोज 7√5 इज रेशनल, तो 7√5 क्या होगा, a/b वेर b इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिर्फ रूट होता है उसे ही हमें आइसोलेटेड करना होता है, तो √5 को वही रहने दो, सामने क्या हो जाएगा, a/7b। अब यही लाइन जिस कॉपी करनी है, a/7b इज रेशनल एंड वी नो दैट √5 is irrational. So रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, इज द कॉन्ट्राडिक्शन, या तो ऐसा भी लिख सकते हो बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, 7√5 and 7√5 is irrational। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड, अभी और थर्ड बाकी है, देखते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, 6 + √2 प्रूव करना है हमें इरेशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज 6 + √2 इज रेशनल। ओके, जो हमने प्रीवियस मेथड किया भाई, 6 + √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b वेर b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, रूट वाला नंबर है वो हम आइसोलेट करेंगे, सो √2 इज इक्वल टू a/b -6, देन √2 इज इक्वल टू b × 6, 6b हो जाएगा और नीचे b। सो यहाँ पे a, b और 6 तीनों ही क्या है, इंटीजर है, सो a - 6b/b is rational and we know that √2 is irrational. So this is the contradiction, rational is not equal to irrational आना चाहिए, so this is the contradiction. So 6 + √2 is irrational. ओके, जो प्रीवियस सम में क्या वही मेथड, ये बार बार एक ही मेथड रिपीट हुए जा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो जाती है। एक्सरसाइज 1.3 इज ओवर। अब उसके बाद हमारे पास एक ही टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, जो आप ऑलरेडी प्रीवियस 9th में पढ़ के आए हो, बस उससे थोड़ा एडवांस आगे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम 9th का जो कॉन्सेप्ट है वो 10th के कॉन्सेप्ट से किस तरह से रिलेटेड है हम पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग 9th के भी आ जाते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस चैप्टर में से हो तो 9th के रिलेटेड ना आएगा। यही है वो जो 9th में था वो, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, और तीसरी एक चीज़ है, बुक में तो सिर्फ ये दो दिए हैं पर मैं तीसरी भी हम कर लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, तीनों ही चीज़ें हम समझते हैं अच्छे से। देखो सबसे पहले एक बात तो समझ लो, हमारे पास ये जो 9th में थे उसमें नंबर सिस्टम करके फर्स्ट चैप्टर था, उसमें 2 टाइप्स में हमने बहुत पढ़ा था, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। इन दोनों के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। तो सबसे पहले 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, फिर ये दोनों किस काम के वो हम देखेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लूँ, रेशनल नंबर मान लो 13/2 लिया, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, वो कैसे पता चलता? तो आप क्या करते थे, डिवाइड करते थे 13/2, 2 6 क्या होगा 12,
यहाँ 1 आया तो हमने 0 ले लिया, तो ऊपर क्या रख देते थे, पॉइंट, फिर 2 5 10। तो देखो ओके सॉरी, तो अगर डिनोमिनेटर में रिमाइंडर अगर 0 आता है, जिसका रिमाइंडर 0 आता है उसे हम क्या कहते थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते थे। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए यानी यहाँ पे आंसर अटक जाए उसे हम क्या कहते थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते थे। ठीक है। और इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का मतलब क्या था, सॉरी इरेशनल नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें। ये टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, जिसका रिमाइंडर 0 हो। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल था 1/3। अब 1/3 को लिखते हो तो यहाँ क्या होगा, पहले ही 0 आ जाएगा, 0.3 3 9 1 0, 3 3 9 1 0, 3 3 9 1 0। तो ये तो प्रोसेस अटकेगा ही नहीं, कंटिन्यूसली होता जाएगा। ठीक है, 3.3333। तो इसे आप कैसे लिखते थे, 9th में 0.3 बार इस तरह से लिखते थे। ठीक है, तो ये कैसे नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि हर एक डिजिट क्या हो रहा है, देखो रिपीट हो रहा है। कुछ क्वेश्चन आपने 9th में ऐसे भी देखे थे जिसमें कुछ इस तरह से होता था, 2 3 2 3 2 3 इस तरह से रिपीट होता था, या तो कुछ ऐसे थे 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5। तो आप इसे किस तरह से लिखते थे, ये जो 2 3 4 5 है उसको आप जितने भी नंबर रिपीट होते हो उनके ऊपर आप बार लगा देते हैं। यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 0.23 बार होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दी है वो सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो अभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी 10th में नहीं है, आप जो एक्सरसाइज करोगे उसमें, पर फिर भी हम नॉलेज के लिए देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के लिए। तो ये जो √3 है, यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली 1.71 समथिंग आती है, पर उसके पीछे बहुत सारे डिजिट होते हैं 4 5 6, ये जो है जो रिपीट नहीं होते हैं। तो ये जो रिपीट डिजिट नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए उसे टर्मिनेटिंग, जिसमें रिमाइंडर 0 ना आए उसे नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स है, एक तो रिपीटिंग वाले और दूसरे जो रिपीट नहीं होते। जैसे कि पाई की वैल्यू भी क्या है, पाई भी इरेशनल है, 3.14 है, पर ये इसके पीछे 6 0 7 8 समथिंग भी बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि किसको रेशनल बोला जाए और किसको इरेशनल बोला जाए। ठीक है, किसको हम रेशनल बोले, किसको इरेशनल बोले। ठीक है, तो हम इसमें रेशनल किसको बोलते हैं, तो ये जो टर्मिनेटिंग आता है उसे रेशनल बोलते हैं। सारे भी टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। और जो इरेशनल में जो सिर्फ रिपीटिंग वर्ड है, यानी कि ये जो यहाँ पे जो रिपीटिंग वर्ड आए वो भी किस में आएंगे, रेशनल में आएंगे। समझना अच्छे से, ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग वो भी रेशनल में आएगा, जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो भी रेशनल में आएंगे, जबकि इरेशनल में ओनली एक ही चीज़ आएगी जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो इरेशनल का मतलब सिर्फ यही होता है, और रेशनल में टर्मिनेटिंग भी आता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आता है। ठीक है, हालांकि अभी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि रेशनल बताओ या इरेशनल बताओ, अब आपको क्वेश्चन किस तरह से आएंगे उसकी बात करते हैं। 10th ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब 10th में क्वेश्चन आ रहा है कुछ इस तरह से कि टर्मिनेटिंग डेसिमल बताओ और नॉन टर्मिनेटिंग बताओ। अब ये तो हमने कर लिया, ये तो बहुत ईजी था, छोटा सा एग्जाम्पल आता है। पर अगर मैं मान लो ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दूँ 13/3 4 5 5 इस तरह का अभी एक एग्जाम्पल आएगा, तो इसमें इतना कहाँ कैलकुलेट करने बैठोगे। तो इसलिए ये जो 9th का टॉपिक आपने इतना पढ़ा था उससे एडवांस में एक टॉपिक और ऐड हो गया है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे विदाउट डिवाइड, ये जो डिवाइड किया हमने वो बिना किए हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं 10th में, और वो मेथड हमें करना है। ये तो सारे 9th के मेथड थे, आपको नहीं करना है कहीं पे भी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि विदाउट ये लॉन्ग डिवीजन किए बिना हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बस इतना ही पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं वो। ओके, चलो समझते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किस तरह से हम डिसाइड करेंगे। तो पहले हम अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज है जैसे हमें समझ में आता है वैसे ही। फिर बुक में तो थ्योरम का स्टेटमेंट दिया है, वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। हमें पहले सम्स कंप्लीटली करना आना चाहिए, बाद में हम देखेंगे थ्योरम क्या कहता है। तो चलो, कोई भी फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो p/q फॉर्म में, इस तरह से रेशनल नंबर होता है,
तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, विदाउट डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखो इन डिनोमिनेटर यानी कि ये जो है अगर सिर्फ और सिर्फ 2 आता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नीचे क्या आता है 2 आता है, या तो 2 का कोई पावर आता है, यानी कि 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 या 2 तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है। वो क्या होगा 2 होगा। फिर दूसरा, अगर जैसे ही 2 आया वैसे ही अगर उसी के डिनोमिनेटर में 5 आता है तो भी कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। या तो अकेला 2 आए या तो 2 का कोई पावर आए तो भी टर्मिनेट होगा, अगर 5 आए या तो 5 का पावर आए तो भी टर्मिनेट होगा, ठीक है। और तीसरा कि 2m, ये जो स्टेटमेंट दिया है बुक में 5n, यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो 2 हो, 5 m की जगह पे 2 और n की जगह पे 3 लिए, अगर ऐसा भी कोई फॉर्म मिलता है तो भी कैसा नंबर होगा टर्मिनेटिंग होगा। समझो इसे अच्छे से। एक बार कोई भी सिर्फ 2 वाले पावर वाले नंबर आए डिनोमिनेटर में, नीचे की बात है, न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आए तो भी टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 आए तो भी टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 दोनों ही आ जाए तो टर्मिनेटिंग। पर अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आया तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। यानी मान लो कोई डिनोमिनेटर में कोई नंबर आया जिसमें 2 × 7 × 5 आया, तो 7 ज़्यादा आ गया ना 2 और 5 से, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बस इतना ही याद रखना है। टर्मिनेटिंग में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या तो 2 और 5 दोनों हो तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग में 7 हो नीचे या 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर हो तो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटे से एग्जाम्पल पहले लेते हैं, बाद में बुक के लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 33/2। इसे हम कैसे कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, 2 अकेला है यानी कि 1 पावर होगा, ठीक है। और मैंने क्या कहा था सिर्फ 2 हो तो ये डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे टर्मिनेटिंग। पर हमें लिखना बुक के हिसाब से पड़ता है, यानी कि 2m और 5n के हिसाब से। तो देखो इसे लिखते कैसे, अगर यहाँ पे 2 एक ही है ना तो मैं 2 को 2 1 लिख सकता हूँ, क्लियरली लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो 2 1, और इसको मुझे 5 के फॉर्म में लिखना है, पावर के फॉर्म में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 0, क्योंकि 5 0 ऑलरेडी क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हम एग्जाम्पल करेंगे तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख लेगा 37/5। तो क्लियरली यहाँ पे 5 अकेला है तो ये भी कैसा होगा टर्मिनेटिंग। पहले पहचानना सीख लो, लिखना तो आराम से आ जाएगा। नीचे सिर्फ 2 है सिर्फ और 5 है तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। फिर एक और ले लो 47/10। तो 47/10 डिनोमिनेटर क्या है 10, 10 को आप कैसे लिख सकते हो 2 5 जा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। गॉट इट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 120/66। तो 120/66 को आप कैसे लिख सकते हो 120/66 को आप कैसे लिख सकते हो 11 × 3 33, 33 × 2 66, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो सिर्फ 2 आना चाहिए था, या तो 5 या तो 2 और 5, यहाँ पे तो 11 और 3 एक्स्ट्रा आ गए, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको इतना ही याद रखना है, आपको सारे सम सही हो जाएंगे। लिखना तो आपको आराम से आ जाएगा, बस इतना अच्छे से याद कर लेना। ना समझ में आया तो फिर से देख लेना एक बार, और वैसे भी हम सम्स करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। जो लास्ट एक्सरसाइज है और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा सम्स हैं जो आई थिंक RD और RS शर्मा में और RS अग्रवाल में होते हैं, तो वो नेक्स्ट पीरियड में लास्ट एक्सरसाइज और वो दोनों ही कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसे अच्छे से याद कर लो और जो प्रीवियस सम की उसकी प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।